नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको चिंतन से संबंधित 60 प्रश्न मिले थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा भी है, काफ़ी अच्छा प्यार मिला उस पर। मैंने वहाँ पर एक वादा किया था आपसे कि जितने भी अब वीडियो आपको मिलेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में वो टॉपिक वाइज मिलेंगे, ना कि अध्याय वाइज। टॉपिक वाइज आपको सारे अध्याय कवर किए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सभी प्रश्न को लिया जाएगा। तो आज यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है या फिर सेकंड टॉपिक है वो है स्मृति व विस्मृति। इसमें आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे। एक ही टॉपिक से 60 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही लिया गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट या फिर कह सकते हैं फर्स्ट टॉपिक आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, जैसे ही क्लिक करोगे आप उस पर पहुँच जाओगे और वो टॉपिक आप आसानी से देख पाओगे। तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड टॉपिक पर आइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? लाइक करना है। जितने भी ग्रुप है आपके पास में सभी को शेयर करना है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों काम आपको फटाफट कर लेना है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्नों को इस प्रकार रखा गया है, सरल से कठिन की ओर। पहले आपको सरल प्रश्न मिलेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका स्तर कठिन की ओर बढ़ता जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? स्किनर ने, एबिंगहॉस ने, रास ने या फिर वुडवर्थ ने? यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इस प्रकार के आपके सामने प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो अंत में बता सकते हैं कि इन 60 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका एबिंगहॉस। याद रखिएगा, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं कब किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1885 में किया था। यह जर्मन के रहने वाले थे एबिंगहॉस। जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस द्वारा 1885 में स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस प्रकार जो भी आपके टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके कितने प्रकार होते, कितने अंग होते, कितने तत्व होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन प्रश्नों को भी लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, स्मृति के अंग कितने होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 8? यहाँ पर आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। अंग पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 4। याद रखिएगा, स्मृति के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कौन कौन से आपके सामने हैं? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। ये 4 प्रकार के अंग होते हैं स्मृति के। तो जो अंग है वो भी आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है वुडवर्थ ने कौन सा स्मृति का अंग नहीं बताया है? जो भी हमने स्मृति के अंग बताए हैं वुडवर्थ द्वारा दिए गए हैं। तो आपने पढ़े, चारों अंग आपने पढ़े, तो यहाँ पर 4 अंग में से एक अंग कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है। धारण, पुनः स्मरण, पहचान या फिर संकेत। तो हाल ही में आपने पढ़ा होगा तो राइट आंसर आपको पता होगा, यह है संकेत। वहाँ पर धारण भी दिया गया था, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान ये वुडवर्थ ने स्मृति के अंग बताए हैं। संकेत नहीं है, तो राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। चलिए, यह कथन किसका है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है? काफी इंपॉर्टेंट है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यहाँ कथन किसका है? स्किनर का है, स्टाउट का है, रास का है या फिर वुडवर्थ का है? तो राइट आंसर होगा स्टाउट। याद रखिएगा, यहाँ कथन स्टाउट का है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। चलिए, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यहाँ परिभाषा, यहाँ पर देखिए जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई कि जो बात पहले हम सीख चुके हैं उसे स्मरण रखना ही स्मृति है? रास, वुडवर्थ, नन या फिर मैकडूगल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। याद रखिएगा, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यहाँ परिभाषा वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। चलिए, अभी हमने जाने कि स्मृति के अंग 4 प्रकार के होते हैं। अब हम तत्व के बारे में जान लेते हैं कि स्मृति के कितने तत्व होते हैं। 3, 4, 5 या फिर 6? तो याद रखिएगा, जो स्मृति के तत्व होते हैं वो कितने होंगे? 3 होंगे। याद रखिएगा, स्मृति के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? कोई सी भी तत्व पूछे, अंग पूछे, सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? पहला है कूट संकेत, दूसरा है संचयन जिसे भंडारण भी कहते हैं, पुनः प्राप्ति हो या फिर पुनरुद्धार। देखिए, पुनः प्राप्ति को ही पुनरुद्धार कहते हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, स्मृति के कितने तत्व बताए हैं? 3। कौन कौन से? कूट संकेत, संचयन या फिर भंडारण, पुनः प्राप्ति या फिर
पुनरुद्धार। ये 3 प्रकार के तत्व बताए हैं। अंग कितने हैं? 4 है। तत्व कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए, वहाँ संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए, वह कौन सा संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है। यदि आपने थोड़ा सा स्मृति का जो टॉपिक है वो यदि पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो इसको हमने अच्छे से समझाया हुआ है। आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है स्मृति के बारे में तो सबसे पहले थ्योरी देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कूट संकेतन। जो पहला संकेतन है कूट संकेतन, ये हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है, जो कि कुछ समय के लिए रहती है। स्मृति के बारे में यदि हम आपको बताने लग गए तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर आंसर ही जान लीजिए। पहला वाला विकल्प रहेगा सही। कूट संकेतन है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 8वां प्रश्न है, व्यक्ति के द्वारा अपने संचित सूचनाओं का पुनः स्मरण करना और संचित भंडार से उन्हें खोज कर व्यक्त करना रिक्त स्थान कहलाता है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 4 विकल्प वही हैं, 3 तत्व आपके सामने रखे हुए हैं। आपको बताना है इनमें से व्यक्ति के द्वारा अपनी संचित सूचनाओं का पुनः स्मरण करना और संचित भंडारण से उन्हें खोज कर व्यक्त करना क्या कहलाता है? कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपका सामने है पुनरुद्धार। देखिए, यहाँ पर पुनः स्मरण करना और संचित भंडार से उन्हें खोज कर व्यक्त करना, यह क्या कहलाएगा? पुनरुद्धार कहलाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला आपका विकल्प सही रहेगा। चलिए, 9वां प्रश्न है, स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल किसने प्रस्तुत किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जन पियाजे, एबिंगहॉस, एटकिसन, शिफ्रिन या फिर मैकडूगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एटकिसन शिफ्रिन के द्वारा स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी, कब किया गया था? 1968 में। एटकिसन शिफ्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे मॉडल मॉडल भी कहा जाता है। यदि प्रश्न में पूछे कि स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल को और क्या कहा जाता है, तो इसे मॉडल मॉडल भी कहा जाता है। कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था 1968 में। सन पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है हमारा, अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो याद रखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यदि साधारण भी पूछ ले आपसे कि स्मृति के कितने प्रकार होते हैं, तो वो भी 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाएंगे आगे। पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा है अल्पकालीन स्मृति और तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। याद रखिएगा, संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति, ये 3 प्रकार की स्मृति होती है। चलिए, थोड़ा सा प्रश्न में ही आंसर यहाँ पर दे दिया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है कि संवेदी स्मृति के कितने प्रकार होते हैं, या फिर संवेदी स्मृति के प्रकार है। तो यहाँ पर आपको आंसर ही इसमें दे दिया है कि संवेदी स्मृति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से? पहला होता है प्रतिमा संबंधी स्मृति और दूसरा होता है प्रतिध्वनि स्मृति। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए और बी दोनों। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संवेदी स्मृति कितने प्रकार की होती है, अल्पकालीन कितने प्रकार की होती है, दीर्घकालीन कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संवेदी स्मृति है ये 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रतिमा संबंधी स्मृति और दूसरा है प्रतिध्वनि स्मृति। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? तीसरा वाला। चलिए, अल्पकालीन स्मृति के कितने प्रकार है? अभी हमने जाना कि संवेदी स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्पकालीन स्मृति के कितने प्रकार है? 2, 4, 6 या फिर 8? तो याद रखिएगा, जो अल्पकालीन स्मृति है इसके 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। अब 4 प्रकार कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सक्रिय स्मृति, कार्यकारी स्मृति, प्राथमिक स्मृति और तात्कालीन स्मृति। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अल्पकालीन स्मृति के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय स्मृति, दूसरा है कार्यकारी स्मृति, तीसरा है प्राथमिक स्मृति या फिर चौथा है और चौथा जो प्रकार है वो है तात्कालीन स्मृति। 4 प्रकार के स्मृति होती है अल्पकालीन, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
टुलविंग ने दीर्घ अवधि स्मृति के प्रकार बताए। यहाँ पर देखिए टुलविंग ने दीर्घ अवधि स्मृति के कितने प्रकार बताए हैं, ये आपको बताना है 3, 4, 5 या फिर 2। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 2। याद रखिएगा, तो टुलविंग ने दीर्घ अवधि, जिसको हम दीर्घकालीन स्मृति भी कहते हैं, इसके कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। तो याद रखिएगा 2 प्रकार कौन कौन से? पहला है प्रासंगिक स्मृति और दूसरा है अर्थगत स्मृति। याद रखिएगा 2 प्रकार की स्मृति बताई है किसने? टुलविंग ने। दीर्घ अवधि 2 प्रकार की होती हैं, प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति। बी.एन. झा ने स्मृति के कितने नियम बताए? यहाँ पर देखिए नियम पूछा गया है, कितने नियम बताए हैं बी.एन. झा ने? 2, 3, 4 या फिर 5? तो याद रखिएगा ये 3 नियम बताए हैं। बी.एन. झा ने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। अब 3 नियम कौन कौन से? पहला है आदत का नियम, दूसरा है निरंतरता का नियम और तीसरा है परस्पर संबंध का नियम। याद रखिएगा बी.एन. झा ने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। पहला है आदत का नियम, दूसरा है निरंतरता का नियम और तीसरा है परस्पर संबंध का नियम। ये 3 नियम बताए हैं बी.एन. झा ने स्मृति के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप से संचित रहती है अर्थात उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा। देखिए कौन सी स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप में संचित रहती है अर्थात उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता? दीर्घकालीन स्मृति है, लघु स्मृति है, संवेदी स्मृति है या फिर ये सभी हैं? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप में संचित रहती हैं अर्थात उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए अल्पकालीन स्मृति में सूचना संचित रहती है, कितने सेकंड के लिए रहती है ये आपको बताना है। देखिए अल्पकालीन स्मृति के बारे में पूछा गया है, 20 से 30 सेकंड के लिए, 1 या उससे कम सेकंड के लिए, लंबे समय के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा 20 से 30 सेकंड के लिए। देखिए अल्पकालीन स्मृति के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। यदि संवेदी स्मृति के बारे में पूछता तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। 1 या उससे कम सेकंड के लिए सूचना संचित रहती है संवेदी स्मृति में, लेकिन यहाँ पर अल्पकालीन स्मृति के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला। 20 से 30 सेकंड के लिए अल्पकालीन स्मृति में सूचना संचित रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अल्पकालीन स्मृति से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अल्पकालीन स्मृति से संबंधित कौन सा कथन नहीं है पूछा गया है। इसमें संचित सूचनाओं के धारण का त्वरित ह्रास होता है, बिल्कुल सही है। इसमें सूचना ग्रहण करने के 18 सेकंड में लगभग 90% भाग का विस्मरण हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें अभ्यास में वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कि जो तीसरा वाला विकल्प है यही अल्पकालीन स्मृति से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें अभ्यास से वृद्धि होती ना कि नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा, ये अल्पकालीन स्मृति से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया? मिलर ने, विलियम जेम्स ने, बेडले ने, यहाँ पर बेडले लिखा हुआ है, क्रेग एवं लोकहार्ट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया? तो ये बनाया था बेडले ने। याद रखिएगा बेडले ने कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल बनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अच्छे स्मृति के लक्षण है, यहाँ पर देखिए अच्छे स्मृति के लक्षण पूछे गए हैं। शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण अधिगम, शीघ्र पहचान या फिर ये सभी। तो यहाँ पर अच्छे जो स्मृति के लक्षण होंगे वो शीघ्र अधिगम भी होगा, उत्तम धारण शक्ति और शीघ्र पहचान, ये तीनों ही एक अच्छे स्मृति के लक्षण हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा। अगला प्रश्न है, स्मृति के नियम के विषय में यहाँ किसने कहा है कि स्मृति के नियम वे दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती है? स्किनर, बी.एन. झा, रास या फिर वुडवर्थ? आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसके द्वारा जो 3 नियम हैं स्मृति के वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो वो मैंने आपको बताया था बी.एन. झा। तो यहाँ पर भी बी.एन. झा ही आपका राइट आंसर होगा। स्मृति के नियम के विषय में यहाँ पर देखिए नियम के विषय में यहाँ किसने कहा है कि स्मृति के नियम वे दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती हैं? तो यह है बी.एन. झा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था,
अल्पकालीन स्मृति के बारे में कि उसकी जो सूचना संचित रहती है वो कितने सेकंड के लिए रहती है, तो वो 20 से 30 सेकंड के लिए रहती है। संवेदी स्मृति के बारे में भी आपको बताया था, तो यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 या उससे कम सेकंड के लिए सूचना संचित रहती है संवेदी स्मृति में। अल्पकालीन में कितनी रहती है? 20 से 30 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति कहा है। आईएमपी प्रश्न देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को लिया है। विलियम जेम्स ने जो प्राथमिक स्मृति है वो किसे कहा है? संवेदी स्मृति को, लघु अवधि स्मृति को, चलन स्मृति को या फिर दीर्घ अवधि स्मृति को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लघु अवधि स्मृति को। याद रखिएगा, लघु अवधि स्मृति को प्राथमिक स्मृति कहा है किसने? विलियम जेम्स ने। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए, वहां पर पूछा गया था कि प्राथमिक स्मृति किसे कहा गया है, यहाँ पर गौण स्मृति किसे कहा गया है? विलियम जेम्स ने। संवेदी स्मृति को, लघु अवधि स्मृति को, चलन स्मृति को या फिर दीर्घ अवधि स्मृति को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दीर्घ अवधि स्मृति को। याद रखिएगा, लघु अवधि स्मृति को प्राथमिक स्मृति कहा है और गौण स्मृति इन्होंने दीर्घ अवधि स्मृति को कहा है विलियम जेम्स ने। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, विस्मृति का व्यक्तीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक, यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। विस्मृति का व्यक्तीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मेगास है, स्टेनले हॉल है, क्रो एंड क्रो है या फिर स्किनर है? तो राइट आंसर आपका होगा मेगास। याद रखिएगा, विस्मृति का व्यक्तीकरण सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो मेगास होंगे। काफी इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला वाला विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये अतीत के अनुभव हैं। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल के, नन के, रास के या फिर रायबर्न के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मैकडूगल के। याद रखिएगा, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये अतीत के अनुभव है। यह कथन मैकडूगल का है। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिमा संबंधी स्मृति एवं प्रतिध्वनिक स्मृति किस स्मृति के अंग है? यहाँ पर देखिए, जो प्रतिमा संबंधी स्मृति है और प्रतिध्वनिक स्मृति है ये किस स्मृति के अंग है? पूछा गया है। संवेदी स्मृति, लघु अवधि स्मृति, चलन स्मृति या फिर दीर्घ अवधि स्मृति? तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला। मैंने 2 अंग बताए थे या फिर 2 प्रकार बताए थे संवेदी स्मृति के, प्रतिमा संबंधी स्मृति और प्रतिध्वनिक स्मृति। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, चलन स्मृति का प्रतिपादक किया था। चलन स्मृति का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? काफी इंपोर्टेंट है। बेंडले लिखा हुआ है यहाँ पर, बेंडले, रूसो, प्लेटो या फिर गेसेल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बेंडले। चलन स्मृति का जो प्रतिपादन किया था वो बेंडले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? पहला वाला होगा। आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा, चलन स्मृति का प्रतिपादन बेंडले के द्वारा किया गया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। स्मृति किस तरह की प्रक्रिया है? चाहे स्मृति के बारे में पूछे या फिर विस्मृति के बारे में पूछे, दोनों का आंसर आपका एक ही होगा, मानसिक। याद रखिएगा, स्मृति किस तरह की प्रक्रिया है? तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। किसी मधुर संगीत को सुनने या किसी दर्दनाक घटना को देखने के बाद लाख प्रयत्न करने पर उसको भूल नहीं पाते हैं। यहाँ नियम है। देखिए, 3 नियम बताए थे बीएन झा ने। उस नियम के अंतर्गत आपको बताना है कि यहाँ कौन से नियम के अंतर्गत आएगा। आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम या फिर कोई नहीं। तो ये आएगा निरंतरता का नियम। याद रखिएगा, किसी मधुर संगीत को सुनने या किसी दर्दनाक घटना को देखने के बाद लाख प्रयत्न करने पर उसको भूल नहीं पाते हैं। यह नियम निरंतरता का नियम के अंतर्गत होगा या फिर है। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडारण है? तो ये आपके लिए एक क्यूज के तौर पर है। जो शुरू में 5 विद्यार्थी इसका राइट आंसर देंगे उनका
जो आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें नाम लिया जाएगा, उनको बताया जाएगा किसने सही आंसर दिए हैं। तो 5 विद्यार्थियों के नाम लिए जाएंगे। तो ये क्यूज के तौर पर आपको आंसर दिया जा रहा है। आपको प्रश्न में कमेंट्स के माध्यम पहले क्यूज लिखना है और 30वां प्रश्न लिखकर वहाँ पर आंसर देना है कौन सा इसका सही होगा। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है। प्रासंगिक स्मृति है, प्रक्रियात्मक स्मृति है, शब्दार्थ स्मृति है या फिर घोषणात्मक स्मृति है। तो आपको आंसर कमेंट्स के माध्यम से देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ को खंड में तोड़ तोड़कर याद करना किस स्मरण विधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए, पाठ को खंड में तोड़ तोड़कर याद करना किस स्मरण विधि के अंतर्गत आता है। निष्क्रिय विधि है, पूर्ण विधि है, अंतरयुक्त विधि है या फिर खंड विधि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खंड विधि। याद रखिएगा, खंड विधि में पाठ को खंड में तोड़ तोड़कर याद करना ये खंड विधि स्मरण विधि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। स्मृति में व्यक्ति याद की हुई बात को नहीं भूला है। ये स्थायी, व्यक्तिगत, आदत या फिर शारीरिक, यहाँ पर कौन सी बात है ये आपको बताना है। स्मृति में व्यक्ति याद की हुई वह कौन सी बात है जिसको नहीं भूला है, तो वो है स्थायी। स्थायी बात को वो नहीं भूला है स्मृति में व्यक्ति याद की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति जिसमें तथ्यों को रटकर याद किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी स्मृति है जिसमें तथ्यों को रटकर याद किया जाता है। शुद्ध स्मृति है, निष्क्रिय स्मृति है, आदत स्मृति है या फिर यांत्रिक स्मृति है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा यांत्रिक स्मृति। याद रखिएगा, स्मृति जिसमें तथ्यों को रटकर याद किया जाता है वो है यांत्रिक स्मृति। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखे गए कार्य को समय पर पुनः स्मरण न कर पाना ही स्मृति है, विस्मृति कहलाना है, सीखना है या फिर निर्देशन है। सीखे गए कार्य को समय पर पुनः स्मरण न कर पाना, यहाँ पर प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, पुनः स्मरण न कर पाना ये विस्मृति कहलाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 2nd वाला होगा। चलिए, विस्मृति कम करने का उपाय, जो भूलना है उसको कम करने का उपाय पूछा गया है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यह है पाठ की पुनरावृत्ति। ये विस्मृति कम करने का उपाय है, पाठ को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3रा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्मृति किसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति किसे कहा है, वही प्रश्न है। यहाँ पर आपको याद करना है कि मैंने आंसर क्या बताया था। प्राथमिक स्मृति किसे कहा जाता है, संवेदी स्मृति को, लघुकालीन स्मृति को, दीर्घकालीन स्मृति को या फिर स्वाभाविक स्मृति को। तो मैंने वहाँ पर लघुकालीन स्मृति या फिर लघु अवधि स्मृति बताया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 2nd वाला होगा। चलिए, पूर्व अनुभवों को याद करने में प्रयास न करना स्मृति का प्रकार। यहाँ पर देखिए, जो पूर्व अनुभव है उनको याद करने में प्रयास न करना ये स्मृति का कौन सा प्रकार है। शुद्ध स्मृति है, निष्क्रिय स्मृति है, आदत स्मृति है या फिर यांत्रिक स्मृति है। तो यहाँ पर देखिए, प्रयास न करना, पूर्व अनुभवों को याद करने में प्रयास न करना, ये स्मृति का निष्क्रिय स्मृति का प्रकार है। किसका है ये, निष्क्रिय स्मृति का प्रकार है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2nd वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह कथन किसका है कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को स्मृति कहते हैं। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये रायबर्न के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर रायबर्न का कथन है कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को ही स्मृति कहते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है, रायबर्न के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए, स्मृति के मापन के लिए वो कौन सी विधि है जिसका उपयोग नहीं किया जाता। प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना विधि। तो ये है तार्किक विधि। याद रखिएगा, तार्किक विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। प्रत्याह्वान विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि, ये तीनों का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है, तार्किक विधि का नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, मनुष्य की वह शक्ति जो उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है उसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मनुष्य की वह शक्ति कौन सी है
जिसे उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाता है? तर्कना है, शक्ति है, समस्या समाधान है या फिर विस्मृति है? तो राइट आंसर है स्मृति। सरल सा प्रश्न है। मनुष्य की वह शक्ति स्मृति है जो उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वुडवर्थ ने स्मृति के कितने आयाम बताए थे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूं, तो वो बताए हैं 4। तो 4 प्रकार में कौन सा एक प्रकार नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। धारण करना, पुनः स्मरण, पहचानना या फिर तर्क करना। तो वहाँ पर तर्क करना आयाम नहीं है, बाकी धारण करना, पुनः स्मरण और पहचानना ये तीनों ही वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम है। तो राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। अगला प्रश्न है, स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है? फ्रेडरिक बार्टलेट के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, सिफरिन के द्वारा या फिर वर्दीमर के द्वारा? काफी इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये है फ्रेडरिक बार्टलेट के द्वारा कहा गया है कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया ना होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत में विकसित विस्मरण की व्याख्या किसने की है? यहाँ पर देखिए, संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत में विकसित विस्मरण की व्याख्या किसने की है, ये पूछा गया है। साइमन एवं बी ने, फ्रायड, पिल्जेकर या फिर डुल्विंग? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका टुल्विंग। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत में विकसित विस्मरण की व्याख्या टुल्विंग के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यक्ति द्वारा संचित स्मृति में सूचनाओं की संचयी क्षमता और संशोधित करने की क्षमता कहलाती है। दीर्घकालीन स्मृति, लघुकालीन स्मृति, चलन स्मृति या फिर सक्रिय स्मृति? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर चलन स्मृति। याद रखिएगा, व्यक्ति द्वारा संचित स्मृति में सूचनाओं की संचयी क्षमता को संशोधित करने की जो क्षमता कहलाती है, क्षमताएं कहलाती है, वो चलन स्मृति कहलाती है। तो राइट आंसर आपका 3रा वाला होगा। अच्छी स्मृति के लक्षण है। थोड़ी देर पहले भी यहाँ प्रश्न आया था, लेकिन वहाँ पर 4 विकल्प अलग थे, यहाँ पर अलग है। तीव्रता, यथार्थता, विषय की समझबूझ से सीखना, उपरोक्त सभी। वहाँ पर भी आंसर उपरोक्त सभी था, यहाँ पर भी उपरोक्त सभी होगा। तीनों ही जो कथन है ये अच्छे स्मृति के लक्षण है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन स्मृति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं। यहाँ पर देखिए, दीर्घकालीन स्मृति के बारे में पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है दीर्घकालीन की। इसका स्वरूप रचनात्मक होता है, इसमें सूचनाओं का संचयन असंगठित होता है, इसकी धारणा क्षमता असीमित होती है या फिर यह सापेक्षित रूप से स्थायी होता है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है दीर्घकालीन स्मृति की पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा इसमें सूचनाओं का संचयन असंगठित होता है। यह विशेषता नहीं है, क्योंकि जो दीर्घकालीन स्मृति है इसमें सूचनाओं का संचयन संगठित होता है, ना कि असंगठित। तो यहाँ पर विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के कौन से पक्ष? यहाँ पर देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के कौन से पक्ष है पूछा गया है। कितने पक्ष है ये नहीं पूछा गया है। धनात्मक पक्ष है, विवेकशील पक्ष है, सामाजिक पक्ष है या फिर आर्थिक पक्ष है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर धनात्मक पक्ष होगा। यहाँ पर यदि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों साथ में होते तो भी आपका राइट आंसर सही होता, क्योंकि 2 पक्ष बताए हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा, धनात्मक और ऋणात्मक। स्मृति के जो पक्ष होते हैं वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, आगे हम आपको बताएंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए, स्मरण करने का तात्पर्य पहले सीखी गई अनुक्रियाओं के कुछ चिन्हों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करने से है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर का, कोहलर का कथन है, स्टैनले हॉल का है या फिर हिलगार्ड का है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये हिलगार्ड के अनुसार दिया गया कथन है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। विस्मरण पहले की सीखी गई क्रिया का क्षणिक अथवा स्थायी ह्रास है। यह कथन किसका है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोहलर का है, एबिंगहॉस का है, वॉरेन का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा वॉरेन का। याद रखिएगा, विस्मरण पहले की सीखी गई क्रिया का क्षणिक अथवा स्थायी ह्रास है। यह कथन वॉरेन के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए,
विस्मरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। विस्मरण की अवधारणा के बारे में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दुररविंग के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, वाटसन के या फिर मेगास के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस की। याद रखिएगा कब दी गई थी, 1885 में। विस्मरण की अवधारणा सर्वप्रथम एबिंगहॉस के द्वारा 1885 में प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है। चेतन का वर्कबच किसे कहा जाता है। देखिए चेतन का वर्कबच किसे कहा जाता है। संवेदी स्मृति को, दीर्घकालीन स्मृति को, कार्यकारी स्मृति को या फिर स्थायी स्मृति को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये कार्यकारी स्मृति को चेतन का वर्गबच कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बहुतत्व मॉडल किसे कहते हैं। बहुतत्व मॉडल, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। यदि आपने ध्यान से प्रश्नों को सुना होगा तो राइट आंसर आपके सामने है कार्यकारी स्मृति की व्याख्या। बहुतत्व मॉडल कार्यकारी स्मृति की व्याख्या को कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्मृति की प्रक्रिया के तत्व निम्न में से नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा तत्व नहीं है स्मृति का, इसके बारे में पूछा गया है। कूट संकेतन, उत्पादन, भंडारण या फिर पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति। तो मैंने आपको तत्व कितने बताए थे, 3 तत्व बताए थे। कौन कौन से, कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार या फिर पुनः प्राप्ति। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका उत्पादन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभ में भूलने की गति काफी तीव्र होती है, फिर क्रमशः न्यूनतम एवं बाद में स्थिर हो जाती है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट कथन है। एबिंगहॉस का कथन है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है या फिर ब्रूनर का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, एबिंगहॉस। याद रखिएगा यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए ऋणात्मक स्मृति है अल्पकालीन स्मृति, सक्रिय स्मृति, तत्कालीन स्मृति या फिर विस्मरण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, विस्मरण। याद रखिएगा ऋणात्मक स्मृति विस्मरण होगी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सूचना प्रक्रमण मॉडल के प्रतिपादक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रक्रमण मॉडल के प्रतिपादक कौन है, डोनाल्ड नॉर्मन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है या फिर बार्टलेट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डोनाल्ड नॉर्मन। याद रखिएगा ये सूचना प्रक्रमण मॉडल के प्रतिपादक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए स्मृति की प्रथम अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र का प्रकार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको जो अवस्था मॉडल है इसके अनुसार जो प्रकार बताए हैं वो भी आपको बता चुका हूं। तो इसके अनुसार कौन सा स्मृति तंत्र का प्रकार नहीं है पूछा गया है, संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या फिर कार्यकारी स्मृति। तो कार्यकारी स्मृति स्मृति तंत्र का प्रकार नहीं है। मैंने 3 स्मृति के प्रकार बताए थे, संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। ये इन तीनों के एक में से एक प्रकार है कार्यकारी स्मृति। कौन सा प्रकार है ये आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जो कार्यकारी स्मृति है ये किस स्मृति का प्रकार है, तो ये कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, फोर्थ वाला होगा। चलिए मनोवैज्ञानिक ने स्मृति के कितने पक्ष बताए हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था 2 पक्ष, एक तो धनात्मक और ऋणात्मक। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए बार्टलेट ने स्मृति को कौन सी क्रिया माना है। जो बार्टलेट है इनके अनुसार स्मृति को इन्होंने कौन सी क्रिया माना है, रचनात्मक क्रिया, व्यक्तिगत क्रिया, तर्क प्रधान क्रिया या फिर इनमें से सभी। तो इन्होंने रचनात्मक क्रिया, याद रखिएगा बार्टलेट ने स्मृति को रचनात्मक क्रिया माना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल आपको यहाँ पर 60 प्रश्न मिलेंगे। तो ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को छोड़कर 2 प्रश्न और दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो उनको भी ऐड किया है, तो देख लीजिएगा उनको भी। तो 60वां प्रश्न है, एबिंगहॉस के अनुसार विस्मरण किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्मृति और विस्मरण दोनों ही एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। तो किस प्रकार की है, एबिंगहॉस के अनुसार सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया। एबिंगहॉस के अनुसार जो विस्मरण है ये किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। 2 प्रश्न मैंने रखे हैं जो कि ये भी इंपॉर्टेंट हैं और 1 लाइनर है दोनों। फ्रायड ने विस्मरण का प्रमुख कारण क्या माना है, तो इन्होंने दमन माना है। याद रखिएगा फ्रायड ने विस्मरण का जो प्रमुख कारण माना है वो दमन को माना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए।
थॉमस और रॉबिन्स के द्वारा बताई गई युक्ति में PQRST का अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए PQRST का अर्थ पूछा जाता है तो आपके सामने है। P का मतलब होता है प्रीव्यू, पूर्व अवलोकन। Q का मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न। R का मतलब होता है रीड, पढ़ना। S का मतलब होता है सेल्फ रिएक्शन, स्वतः जोर से पढ़ना। और T का मतलब होता है टेस्ट यानी कि परीक्षण। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। प्री प्रूव, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, R का मतलब होता है रीड, S का मतलब होता है सेल्फ रिएक्शन और T का मतलब होता है टेस्ट, पूर्व अवलोकन, प्रश्न, पढ़ना, जोर से पढ़ना, स्वतः जोर से पढ़ना और परीक्षण। याद रखिएगा PQRST का अर्थ क्या होता है थॉमस और रॉबिन्स के द्वारा बताई गई युक्ति में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। शुरू और अंत में मैं दोनों बार आपको बताता हूँ कि आपको 3 कार्य करने हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करना है और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 3 ही आपको कार्य करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं। यदि आप शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि इस वीडियो के आगे और भी जो टॉपिक है उनको हमें बनाना चाहिए। यानी मोटिवेशनल हमें मिलता है आपके लाइक करने से, कमेंट्स करने से, शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो ये तीनों चीज़ें आपको करना है। तो जल्दी ही दोस्तों अगले टॉपिक में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।